बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हर एक चैप्टर को बाकायदा अच्छे से पढ़ेंगे पूरे टॉपिक वाइज, और उसको जब कंप्लीट करेंगे हर एक चैप्टर को, तो कंप्लीट करने के बाद बेटा उसका हम लोग केस स्टडी सॉल्व करेंगे, और केस स्टडी सॉल्व करने के बाद उसका एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा उसको बताने से पहले हम एक चीज़ बता दें आपको, एक सिनेरियो दिखा दें कि हमारा जो क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ है उसका मार्किंग स्कीम दिखा दे बेटा, कि हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, और किसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो जरा देखिए बेटा, हमारा जो क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो सेक्शन में। सेक्शन पार्ट ए में है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी पहले पार्ट में हम लोग मैनेजमेंट का बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट बेटा हमारा जो पार्ट बी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, यानी बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बोले तो मार्केट के बारे में, एक है मैनेजमेंट और एक है मार्केट। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए पहला पार्ट्स जिसमें प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसमें कितने चैप्टर टोटल है बेटा? 8 चैप्टर है टोटल। कितने बेटा टोटल अभिषेक? 8 चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो 8 चैप्टर है बेटा। जरा देखते हैं बेटा कि पार्ट ए में कितना वेटेज है उसमें। तो पहला चैप्टर जो है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है बेटा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, युवराज। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। देख रहे हैं बेटा आप लोग? इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आता है, यानी जो पहला चैप्टर है उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं 6 मार्क्स का ही है, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसे ऐसे डिवाइडेड। मतलब मैक्सिमम बता रहे हैं कि ओवरऑल पहले चैप्टर से 6 मार्क्स का उड़ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा वेटेज है। 7 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है, 7 से 8 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन आप इतना दिमाग में रखना है कि 7 से 8 भी की रेशियो रखना है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सेकेंड चैप्टर से आता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, FW टेलर। ठीक है, 7 मार्क्स का बेटा इस चैप्टर में से आता है। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट से बेटा 4 मार्क्स का बेटा आपको क्वेश्चन उड़ जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है बेटा प्लानिंग बेटा देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी हैं बेटा ये आपके कहलाते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहलाते हैं? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फंक्शन कहलाते हैं बेटा। मैनेजमेंट के काम, हमारा मैनेजमेंट जो होता है उसके 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, सबसे पहले वो प्लान्ड करता है, फिर वो ऑर्गेनाइज्ड करता है, देन वो स्टाफिंग करता है यानी एम्प्लॉइज को रखता है, फिर उनको डायरेक्ट करता है, ट्रेंड करता है कैसे काम करना है, एंड देन कंट्रोलिंग, उनको लास्ट में उनका एंड रिजल्ट देखना, उनको समझाना, समझ के गाइड करना, वो होता है कंट्रोल। तो ये 5 फंक्शन हमारे मैनेजमेंट के हैं, जो उसके अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। यानी प्लानिंग से हमारा आपका देख रहे हैं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्लानिंग से उठ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ऑर्गेनाइजिंग से बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन उठ रहा है, यानी सबसे ज्यादा वेटेज हमारा 2 चैप्टर में दिख रहा है, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग। देख रहे बेटा अंशिका, प्रिया, यानी डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग 2 चैप्टर से बेटा 8 मार्क्स का आपका वेटेज दिख रहा है। और एक और चैप्टर है जो आपने देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 7 मार्क्स का, और उसके बाद स्टाफिंग, ये आपका वेटेज चैप्टर है। इस पे ज़्यादा फोकस अच्छे से करना सब पे है, लेकिन जो वेटेज वाले चैप्टर उस पर एकदम अच्छी तरीके से एकदम प्रैक्टिस कर लेना, ताकि हमें फुल मार्क्स हमारा बिजनेस स्टडीज़ में आए। तो देख रहे हैं प्लानिंग से हमारा 6 मार्क्स का आ रहा, ऑर्गेनाइजिंग से हमारा 8 मार्क्स का आ रहा, स्टाफिंग से हमारा 7 मार्क्स का आ रहा एग्जाम में बोर्ड में, डायरेक्टिंग 8 मार्क्स का जो आप देख रहे हैं वेटेज अच्छा खासा है, एंड कंट्रोलिंग 4 मार्क्स का। कंट्रोलिंग का प्रोसेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट रहता है सब पढ़ाएंगे अच्छे से, बाकायदा केस स्टडी सॉल्व कराएंगे और एनसीईआरटी भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए के बेटा 8 चैप्टर थे, जिसका मार्किंग स्कीम हमने आपको बता दिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे। 4 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे कि पैसा कहाँ से लाएं। हमारा 2 सोर्स होता है, याद है ना, ऑनर फंड एंड बोरोड फंड पढ़े आप लोग। हाँ। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ऑनर फंड एंड बोरोड फंड, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आएंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीज़ें जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोग शेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब क्या होता है, सब इसमें फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे। तो जरा देखिए पहला चैप्टर जो हमारा सेकंड पार्ट में पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें 8 मार्क्स का आ रहा है बेटा, देख रहे हैं वेटेज सबसे ज्यादा कितना है, 8 मार्क्स का। फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट में बेटा 7 मार्क्स का दिख रहा है, कितने मार्क्स का दिख रहा है बेटा, 7 मार्क्स का। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटा 11 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है,
11 मार्क्स का मार्केटिंग, 11 मार्क्स का। देख रहे बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा 11 मार्क्स का है। देख रहे हैं आकाश, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे वेटेज है। एग्जामिनर जो आता है सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है। क्लियर है एकदम अच्छे से। इसमें लेबलिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग सब इसमें पढ़ाएंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। जिसमें पैकेजिंग कैसे होता है, लेबलिंग क्या होता है, उसका केस स्टडी सॉल्व करवाएंगे बाकायदा, पूरा अच्छे से हम लोग करेंगे। और इससे हमारा आपका प्रैक्टिकल जो हम लोग फाइल तैयार करते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग तैयार करते हैं। ये क्या बोलते हैं आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट से। इससे क्या होता है कि हमारा रिविजन भी हो जाता है अच्छे से। तो हम भी आप लोग को बेटा, हमारे जो बच्चे उन लोगों को भी हम करवाएंगे, तो इससे करेंगे हम लोग। 11 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेटा लास्ट में जाए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कितने एक्ट हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो ट्रेड मार्क्स होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर लोगो होता है, उसमें क्या क्या उसका नेम होता है, ये सब बाकायदा हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का आता है। तो देख रहे बेटा आपका पार्ट बी में से इतने मार्क्स का बेटा हमारे एग्जाम में उठ रहा है। क्लियर है। और पार्ट ए में से बेटा हमारा इस चैप्टर से इतने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन उठ रहा है। क्लियर है बेटा। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हम लोग पढ़ना आज से पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चलिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर बिजनेस का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या उसका सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छी तरह से क्लियर करके उसके बाद केस स्टडी सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता दें कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बेटा, किसका, मैनेजर का, जो वो एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है। किस लिए परफॉर्म करता है, ताकि जो भी वो काम कर रहा है वो अच्छे से करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो वो काम करता है, ठीक है। और काम करने के बाद जो अपने गोल को अचीव करता है, और अचीव करने के लिए जो अपना एफर्ट लगाता है बेटा, क्या एफर्ट लगाता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजर जो अपने काम को अच्छी तरह कंप्लीट करता है बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। समझ में आया। जिस तरीके से वो प्रोसेस में अपने काम को पूरा करके गोल को अचीव करता है, वही हमारा क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम को करता है कंप्लीट विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो अपने काम को किस लिए करता है, क्या रीजन है, क्या मोटो है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए जो वो चीज़ परफॉर्म करता है, काम को करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे, बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है बेटा। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है बेटा कि कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अपने काम को समय में पूरा करना, वही होता है इफेक्टिवली। ये हमारा स्किल कौन सा बेटा, कौन सा काज, इफेक्टिवली है। एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज है जिसके आधार पे मुझे सामान बनाना है या गुड्स बनाना है, जो भी चीज़ हमें काम को पूरा करना है समय पे जो भी है, तो जो भी मेरे रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना, पूरी तरीके से यूटिलाइज करना एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चों में पूरी तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। दिस स्किल इज नॉन एड एफिशिएंटली। समझ गए, ये क्या होता है बेटा, एफिशिएंटली। यानी मैनेजर जो होता है बेटा ना, अपने काम को करता तो है, लेकिन करता तो है किस तरीके से करता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करता है। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, जो अपने मैनेजमेंट में काम करता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा, जो मैनेजमेंट के 3 टर्म्स होते हैं, जो एग्जाम में आता है। 3 टर्म्स बताइए, 3 टर्म्स होते हैं, याद रखिए। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के 3 टर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो मैनेजर जो सीक्वेंस में अपने काम को परफॉर्म करते हुए जाता है। तो मैनेजमेंट 5 प्रोसेस को परफॉर्म करता है, पता है, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग होता है, क्या होता है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये 5 फंक्शन को, ऐसा नहीं कि पहले ये करेगा तो फिर ये करेगा, नहीं, 5 फंक्शन को सीक्वेंसली परफॉर्म करेगा बेटा। पहले ये करेगा, ठीक है, देन उसके बाद ये करेगा, देन उसके बाद स्टाफिंग करेगा, देन उसके बाद डायरेक्टिंग करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। यानी सीक्वेंसली परफॉर्म करता है। तो उस सीक्वेंसली परफॉर्म करने को जो प्रोसेस होता है हमारा, उस प्रोसेस को, इसको प्रोसेस करता है। इसका ये पहला टर्म्स है मैनेजमेंट का कि प्रोसेस। क्लियर हो गया, समझ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और,
प्लानिंग होता है क्या है, आपको पता है कि मैनेजमेंट जो भी ये पांचों फंक्शन हम आपको बताए हैं, उसमें सबसे पहले वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग बहुत जरूरी है कि सबसे पहले वो सोचेगा कि हम कौन सा बिजनेस खोले, किस प्रोडक्ट को लेके चले मार्केट में। तो ये प्लान ने किया, थिंक इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू, समझ गया ना। थिंक इन एडवांस, कैसे हम अपने चीज़ को करेंगे उसके बारे में पहले से एडवांसली, मतलब पहले स्टार्टिंग में सोचना, ठीक, वो प्लानिंग हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बेटा कि अब वो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी ब्रांड लेके चलना चाहता है, प्लानिंग किया, अब उसको ऑर्गेनाइज करेगा, यानी कि डिपार्टमेंट्स खोलेगा, एक संस्था खोलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करेगा कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद अब क्या करेगा, स्टाफिंग करेगा। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज को हायर करेगा। भाई पहले वो सोचा, प्लानिंग किया, हमको ये कंपनी खोलना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर उसके बाद एम्प्लॉय को हायर करेगा ना, बिना एम्प्लॉय के तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो एम्प्लॉय को हायर करने को क्या कहते हैं बेटा, स्टाफिंग कहते हैं। क्लियर, स्टाफिंग करेगा। देन एम्प्लॉय तो आ गए, अब क्या काम करना शुरू कर देंगे, नहीं, आने के बाद उनको ट्रेंड करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है, सब कुछ उसको समझाना है अकॉर्डिंग टू दैट देयर क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे उनको किस डिपार्टमेंट में रखना है, कहाँ रखना है, ट्रेनिंग देना, वो सब क्या होता है, किस में आता है बेटा, डायरेक्टिंग में आता है। अब डायरेक्टिंग के बाद जब हम उसको सिखा दिया, वो काम करेंगे, एम्प्लॉय अपना काम करना शुरू कर दिए, सब लोग अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब काम करने के बाद ऐसा तो नहीं कि क्या सबके सब 100% रिजल्ट दे, क्या ऐसा श्योरिटी के साथ आप लोग बता सकते हैं कि एम्प्लॉय हमारा जो है वो 100% रिजल्ट हमें देगा, नहीं ना। कुछ एम्प्लॉय हैं जो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, कुछ एम्प्लॉय हैं जो मैक्सिमम नहीं दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको देखना है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, जो भी गलत सही हो रहा है उनको बाद में समझाना है, उनको काम को करने के उनके बाद समझाना है। तो जो बाद में उनको समझाते हैं, बाद में उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, ट्रेंड करते हैं, वो होता है कंट्रोलिंग। क्या होता है बेटा, कंट्रोलिंग, जो लास्ट रिजल्ट के टाइम बताते हैं हम। क्लियर है ना, समझ गए। तो ये पांचों फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट सीक्वेंसली, इसी को कहते हैं प्रोसेस। ये किसका प्रोसेस है, मैनेजमेंट का प्रोसेस है। दूसरा उसका क्या टर्म्स है, इफेक्टिवनेस। जो भी मैनेजर जो अपना काम कर रहा है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब अभी हमने आपको बताया, फिर से बता रहे हैं, कंप्लीट ए टास्क ऑन टाइम। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट ने सोचा कि मेरे पास एक ऑर्डर आया है कि 2 दिन के अंदर हमको 10 लाख प्रोडक्ट्स बना के एक सेलर है उसको सप्लाई करना है। एक मेरे यहाँ कोई होगा मेरे कंपनी में कस्टमर, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या कोई रिटेलर होगा, जिनको क्या करना है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वहाँ सप्लाई करना है। तो कितना बताएं हम आपको, 10 लाख प्रोडक्ट्स जो है वो हमको 2 दिन के अंदर सप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, 2 दिन के अंदर 10 लाख प्रोडक्ट बना के उनको सप्लाइड कर दिया, समझ गए। तो ये हमने क्या किया, टाइम पे पूरा किया कि नहीं अपने टास्क को। तो ये होता है हमारा इफेक्टिवनेस, कंप्लीट ए टास्क ऑन टाइम। देखिए लिखा अभी, इट कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। क्लियर है। थर्ड है एफिशिएंसी, जो फिर हमने आपको पहले बताया था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। ये ना, यानी कि हमको पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है कम खर्चों में। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। जैसे वो हम आपको बताया कि हमको जो ऑर्डर तो आया है, अब ऑर्डर आया तो उसके बदले जो मुझे पेमेंट मिलेगा, तो हमें क्या करना, हम एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस माइंडेड के अकॉर्डिंग सोचना है कि जो पैसा है कि ऐसा करो कि मतलब काम भी पूरा हो जाए टाइम पे और खर्चा भी कम लगे। समझिए मेरी बात ना, इसको कहते हैं, इस स्किल को कहते हैं एफिशिएंसी, कि कम खर्चों में जो मेरे पास अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, वो कम खर्चों में हम अच्छी तरीके से पूरे प्रोडक्ट को कंप्लीट करके उनको सप्लाई कर दें, समझ गए, और रिसोर्स भी मेरा वेस्ट ना हो। ये होता है एफिशिएंसी स्किल। क्लियर है। जैसे लिखा भी है, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे एंड विद मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे में अपने टास्क को सही तरीके से पूरा करना, एंड ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पूरी तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये 3 टर्म्स बेटा एक मैनेजमेंट के होते हैं। प्रोसेस, मैनेजमेंट 5 प्रोसेस को परफॉर्म करता है सीक्वेंसली, वो प्रोसेस होता है। दूसरा इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट टाइम पर काम को पूरा करता है, वो हो गया इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब कम खर्चों में पूरी तरह का पूरी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये तीनों टर्म्स हमारा याद रखिएगा बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड लास्ट में बेटा आप देख रहे हैं एक डायग्राम है, आप शायद एग्जाम में आप दे सकते हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ये, कि एक तराजू देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा होगा बेटा कि एक तरफ इफेक्टिव है और एक तरफ एफिशिएंसी है ना प्रिया, दोनों हमारा इक्वल है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं बेटा, दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, एकदम बैलेंस में, इम्बैलेंस नहीं है लोग। अगर इम्बैलेंस होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा आपकी कंपनी है, आपने क्या किया, अपने काम को टाइम पे पूरा कर दिया, समझ रहे हैं, लेकिन हाँ खर्चा बहुत ज़्यादा किए हैं आप, तो क्या ये आपके बिजनेस या आपके कंपनी के लिए बेनिफिशियल है?
आई थिंक नहीं है ना। या फिर मान लीजिए आपने अपने कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आपका जो ऑर्डर हुआ है, डिमांड हुआ है कि सप्लाई करना, कम खर्चों में बना तो दिया लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगाया आपने उसको बनाने में, तो क्या ये आपके मार्केट गुडविल के लिए सही है? नहीं सही है। तो कुल मिला के ये क्या है बेटा कि ये दोनों को दोनों बैलेंस रहना चाहिए मैनेजमेंट का, समझ गए? तो ये बैलेंस दिख रहा होगा डायग्राम इस लाइक, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो मैनेजमेंट बता सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो भी फंक्शन मैनेजमेंट के दिख रहे हैं वो पाँचों में, ऐसा नहीं कि किसी एक में इम्बैलेंस हो जाएगा, पाँचों के पाँचों में बेटा सीधा इफेक्टिवली एफिशिएंटली इक्वली परफॉर्म करेंगे, समझ गए? यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस बेटा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया गया बेटा डिफरेंस को। पहले मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, देन उसके बाद मेन कंसिडरेशन, इट मीन्स फोकस, मेन मोटो क्या है। ठीक है, तो मीनिंग जानते हैं। मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा इफेक्टिवनेस का मेन मीनिंग क्या होता है कि कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम, टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, ये हमारा इफेक्टिवनेस बताता है। ठीक है, लिखा भी है देखिए, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, समय पे अपने काम को पूरा करो। ठीक है, एफिशिएंसी क्या बताता है बेटा कि जो हम अपने काम को कर रहे हैं कम खर्चे में करें, आप पूरी तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, इट मीन्स वेस्ट ना करें, इट मीन्स कंप्लीट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चे में पूरी तरह रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाना चाहिए, ये एफिशिएंसी बोलता है। लिखा भी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एज राइट। सेकेंड बेटा है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है बेटा, इफेक्टिवनेस क्या बताता है कि ये देखता है, इसका उद्देश्य क्या है बेटा, एंड रिजल्ट देखना। एंड रिजल्ट का मतलब इसका मेन काम क्या है बेटा, पता है, कंप्लीशन, बस मुझे कंप्लीट होना चाहिए, मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए, ये होता है इफेक्टिवनेस का मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अचीव एंड एंड रिजल्ट, दोनों यही बताता है, अचीव एंड एंड रिजल्ट, अचीव करना है और एंड रिजल्ट यानी कि कंप्लीट करके तैयार करना है मेरे को। ठीक है, एफिशिएंसी है क्या, ऑब्जेक्टिव बताता है बेटा कि टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बेटा ये पूछता है 1 मार्क्स में कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेटा किस स्किल में आता है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में आता है। इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब ये कि जितना आपने खर्चा किया है उसके बदले उतना आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी दोनों इक्वल रहना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये देखता है कि जितना मेरा कॉस्ट लगा बेटा उसके इक्वल मेरा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको एनालिसिस करने को कहते हैं बेटा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हमारा ये किसका है, एफिशिएंसी का उद्देश्य है बेटा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना, कितना खर्चा हुआ उसके बदले मुझे बेनिफिट उतना मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड देन बेटा है मेन कंसिडरेशन मीन्स फोकस। हम किस पे फोकस करते हैं, प्रोड्यूसिंग द टारगेट प्रोडक्ट ऑन टाइम, यहाँ पर टाइम प्रोडक्शन देना है मेरे को, समझ गए। और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन हमारा टारगेट पूरा करना है एट मिनिमम कॉस्ट में। ये दोनों के अलग अलग फोकस है, यानी मोटो है। ये तीनों डिफरेंस बेटा पॉइंट्स थे, बेसिस थे इन दोनों के डिफरेंस के, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। आई होप आप लोग समझ में आ गया हो। ठीक है, इसको नोट डाउन यहाँ तक कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसका फीचर है, क्या विशेषताएं, क्वालिटीज हमारे मैनेजमेंट का, वो हम पढ़ते हैं। तो इसको बताने से पहले बेटा आपको बता दें कि बिजनेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस मेरा जितने इसमें पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सब हमें पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सबसे रिलेटेड आपका केस स्टडी आता है बेटा, समझ गए। तो मेरा ये मानना है कि इसको पढ़ने के बाद हम एक केस स्टडी पढ़ाएंगे, देन उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा पूरा एग्जाम के लिए, सही है ना। तो आते हैं, चलते हैं बेटा, देखते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसको जानने से पहले एक चीज जान लीजिए बेटा, यहाँ पे कोड हमने बनाया जिससे आपको याद रहे। ये हर एक पॉइंट अगर आपको याद करना है ना तो जल्दी याद नहीं रहता, तो कोडिंग से याद करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कोडिंग का अलग से आप लोग नोट्स बनाइए, उसमें कोडिंग का लिखिए और डेफिनेशन का अलग से बनाइए, ठीक है ना। तो कोडिंग में हमने बनाया इसका जीडीपी माइक, जीडीपी माइक। पहला जी से बेटा होता है हमारा मैनेजमेंट इज द गोल। देखिए यहाँ पर सब में मैनेजमेंट कॉमन है, उसके बाद से देखते हैं, ठीक है प्रिया। तो जी से क्या है बेटा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमारा जो मैनेजमेंट है वो गोल को अचीव करने के लिए है। यानी कहीं पर भी आपको मैनेजमेंट दिख रहा होगा ना, तो मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि उसका कोई ना कोई उसका जो मोटो होता है वो अचीव हो सके, उसका गोल अचीव हो सके। तो गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट रखा है, इसीलिए इसको कहा गया कि मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस होता है। जो भी प्रोसेस परफॉर्म करता है मैनेजर, वो गोल को अचीव करने के लिए करता है, ठीक है।
क्लियर लिखा है ना, मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। सेकंड बेटा है मैनेजमेंट, डी से क्या है बेटा, डायनेमिक, डी फॉर डायनेमिक। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है फ्लक्चुएट, चेंज होना, बदलना। तो मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अनुसार जैसा इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस के फेवर में होगा, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपना डिसीजन उस फेवर में चेंज करता रहेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स कर देगा अपना जो भी डिसीजन, रिजिड नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, डायनेमिक रहता है। रिजिड का मतलब होता है फिक्स, तो फिक्स नहीं रहता है बेटा, ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। क्लियर हो गया माने? तो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन द गोल या ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी, चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो उसके अकॉर्डिंग ही अपना गोल, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी बदलते रहता है, डिसीजन बदलते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्लियर? पहला गोल ओरिएंटेड था, दूसरा डायनेमिक था। पी से क्या बेटा हमारा, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल मतलब होता है कि हर जगह कहीं पर भी जाएंगे, तो कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी आपको देखेगा, कोई भी इंसान एक्टिविटी करते हुए दिख रहा होगा, तो वो बिना मैनेजमेंट का हो ही नहीं पाएगा बेटा। समझ गया ना? कोई भी इंसान अगर आपको एक्टिविटी करते हुए दिख रहा होगा, समझ गया? एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिए, जो पागल घूमते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहे हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, सब जगह मैनेजमेंट बेटा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है। घर पे भी मम्मी मैनेजमेंट करती हैं, खाना पीना बनाती, पापा भी मैनेज करते हैं, सैलरी वगैरह अपना बचा के रखते हैं अलग से कि मम्मी खर्चा करती तो भाई अपना कुछ बैकअप में रखे रहो। बच्चे भी ना पॉकेट मनी मांग लेते हैं, लेकिन उसमें से बचा के रखते हैं कि टूर पे घूमने जाएंगे, ट्रिप मारेंगे, है ना, या फिर जो भी खाएंगे पिएंगे, चाउमीन बर्गर खा के, है ना अभिषेक। तो ये मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्लियर? उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ गोल ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो हमारा ग्रुपिंग एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल एक्टिविटी को देखता है, वो ग्रुप में सारे एक्टिविटी को मैनेज करता है, ठीक है, मैनेजर जो होता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो चारों डिपार्टमेंट को वो मैनेज करता है। जो भी मीटिंग लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, जो भी उनको बताएगा, सबको बुलाएगा, सबको समझाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली उसको समझा रहा है, बाकी लोग ध्यान ही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। ग्रुपिंग एक्टिविटी करेगा, ग्रुपिंग मैनेज करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। चलिए बेटा, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। एम से क्या था बेटा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का 3 डायमेंशन है। 3 क्या क्या बेटा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है, वर्क को मैनेज करता है। वर्क का मतलब बेटा काम, वो सबसे पहले काम को मैनेज करता है। फिर ठीक है पीपल, फिर उसके बाद पीपल का मतलब क्या होता है प्रिया, एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय को मैनेज करता है, ठीक है। पहले वो क्या करेगा, काम को मैनेज करेगा। काम का मतलब होता है कि पहले अपने टारगेट सेट करे कि हमें करना क्या है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, वो बनाएगा, ठीक है। वर्क को सेटअप करेगा, गोल को सेटअप करेगा, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पीपल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को सेट करेगा कि कितने एम्प्लॉय मेरी कंपनी में चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, कि उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उस एम्प्लॉय को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड देन अब काम हमने सेट कर लिया, एम्प्लॉय हमने देख लिया, अब दोनों को मिला दिया जाए। अब दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करवाते हैं काम। समझ रहे, यानी दोनों को मैनेज करना, यानी काम हमने देख लिया, एम्प्लॉय भी हमने देख लिया, अब दोनों को मिला दिया जाए। यानी कि उस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए, इस काम को कैसे किया जाएगा, उन दोनों चीज़ को हम लोग मैनेजमेंट जो मैनेज करता है दोनों चीज़ को, कि उस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए, कैसे करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, कैसे खत्म करेगा, उन दोनों को मैनेज जो कर रहा है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ गए? इसमें लिखा भी है, स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म द सम टास्क और गोल। यानी जितने ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो क्या करते हैं, पहले सेटअप करते हैं गोल को, ठीक है बेटा, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब यानी पीपल को मैनेज करना कि कैसे काम को खत्म किया जाएगा, समझाना, ट्रेंड करना, वही लिखा है, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू गेट द टास्क, यानी टास्क देता है उनको काम को पूरा करने के लिए थ्रू द एम्प्लॉय के द्वारा काम को करवाने के लिए करवाया जाता है, समझाया जाता है कि पूरा किया जाए एम्प्लॉय के द्वारा, उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि उस जो भी हमने काम को देखा, उस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए, दोनों को मिला करके मैनेज करना, साथ में लेके चलना, उसका ऑपरेशन पूरा मैनेजमेंट का पूरा काम को कंप्लीट करवाना बाय द
द हेल्प ऑफ एम्प्लॉई, वो ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें दोनों को लेके चला जाता है, ठीक है। लिखा भी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट, मिक्सिंग मतलब दोनों चीज में मैनेज होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए बेटा, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कैसे काम होगा, कौन कर क्या होगा, हैज हाउ इज टू बी डन मतलब कैसे काम किया जाएगा, है ना, हु विल डू इट यानी कौन करेगा, यानी कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं, इसमें मैनेज किया जाता है, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। अब उसके बाद हम लोग लास्ट हमारा 2 टॉपिक बचा, उसको पढ़ लेते हैं, आई और सी, है ना, आई सी। तो आई से बेटा हमारा क्या है बेटा, सिद्रा इंटेंजिबल, हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग से फील कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा सा हुआ है, मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट जो एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को क्या आप लोग देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, नहीं। तो वही चीज़ है कि मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकल सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, मतलब कि उसको फील कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, क्या बात है, कितना अच्छा काम हो रहा है, तालियां, ये होता है इंटेंजिबल, ठीक। फिर है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हमारा मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी मैनेज किए बस बात खत्म ना। मैनेजमेंट ये बोलता है कि जो भी है, बोलता है क्या है कि कहीं भी कोई भी मैनेज कर रहा है तो वो एक दिन या एक टाइम नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली मैनेज करेगा, तभी उसका वो जो भी काम है वो परफेक्टली हो पाएगा, समझ गए। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस, वो कॉन्टिन्यूसली हमारा मैनेजमेंट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो वही लिखा है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन, ऐसा फंक्शन है, ऐसा काम है मैनेजमेंट का जो एंडिंग नहीं होता, खत्म नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये हमारा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप हमारा वीडियो तो अच्छा लगा हो, तो इसको जो नए लोग हैं उनको सब्सक्राइब करें और जो पुराने लोग हैं उसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को मतलब शेयर करें ताकि लोग हमें सब्सक्राइब करें और देखें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।